कश्मीर डिवीजन में पीएजीडी की अच्छी कारकर्दगी है। जम्मू में बीजेपी का बेहतर मुजाहरा है। कश्मीर में बीजेपी का खाता खुला है तो जम्मू में पीएजीडी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कुल मिलाकर गुपकार अलायंस को देखें तो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है गुपकार अलायंस। यहाँ पर कई सियासी जमातों का ये अलायंस है, इत्तेहाद है, जिनको ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो डीडीसी इंतखाबात में कश्मीर डिवीजन में पीएजीडी की अच्छी कारकर्दगी, वहीं जम्मू में बीजेपी का बेहतर मुजाहरा है। और अच्छी बात यह है बीजेपी के लिए कि कश्मीर में बीजेपी ने अपना खाता खोला है जिसमें 3 सीटें मिली हैं और जम्मू में पीएजीडी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अभी कुछ सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 88 सीटें गुपकार अलायंस ने जीती है तो 66 बीजेपी ने जीती हैं। वहीं कांग्रेस को भी जो है ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी मौजूदगी का वो एहसास ज़रूर करा रही हैं। आप देखें पार्टी लेवल पर अगर देखें तो एनसी को 51, पीडीपी को 24, जेकेपीसी को 6 सीटें यहाँ पर मिली हैं जो इत्तेहाद में है। सब में ज़्यादातर जो कारकर्दगी यहाँ पर बेहतर कारकर्दगी दिख रही है वो एनसी की है। एनसी और पीडीपी यहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हैं। मजीद कुछ सीटों के नतीजे अभी आने बाकी हैं और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी बड़ी पकड़ बनाई है। आज़ाद उम्मीदवारों ने भारी तादाद में यहां पर जीत दर्ज की है। तो जम्मू में बीजेपी का जहां बेहतर मुजाहरा रहा, वहीं कश्मीर में भी बीजेपी ने अपना खाता खोला है। जम्मू में पीएजीडी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कश्मीर डिवीजन में पीएजीडी की अच्छी कारकर्दगी देखने को मिली है। एनसी के फातेह उम्मीदवार ताहिर मसूद से हमारे नुमाइंदे आतिफ ने बात की। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। कैंडिडेट जो है पलमार से जीत कर आए हैं, ताहिर मसूद जो एनसी से उठे थे डीडीसी इंतखाबात में। इन्हीं से पूछते हैं कैसा लग रहा है इनको जीत के बाद। ताहिर साहब सबसे पहले शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डूल के अवाम का, पलमाड़ के अवाम का, पतिमहाल के अवाम का, जिन्होंने मुझे साथ दिया इस कड़क सर्दी में। पूरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, सयाद साहब का, तनवीर साहब का, बाकी हमारे साथियों का जिनने मुझे सपोर्ट किया। इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं उन जिन लोगों ने मेरी मदद की है, जिन लोगों ने मुझे वोट किया है, मैं इंशाल्लाह उनके काम करूँगा, हर घर पहुँचूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक्सप्रेशन नहीं है मेरी जीत के, तो शुक्रिया। और वहीं अनंतनाग के विसू से आज़ाद उम्मीदवार बिलाल अहमद ने जीत दर्ज की है और हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर ने उनसे बातचीत की। जमहूरियत का जश्न जारी है और हम इस वक्त अनंतनाग के गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में हैं और जहां पर काउंटिंग का प्रोसेस आज दिन भर जारी रहा और अभी जो विसु ब्लॉक का रिजल्ट सामने आया तो उसके तहत बिलाल अहमद देवा जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वहां से इन्होंने जीत रकम की है। बिलाल साहब, सबसे पहले मुबारकबाद आपको और जानना चाहेंगे और क्या फील कर रहे हैं आप अभी, क्योंकि आपके मद्दे मुकाबिल बीजेपी के भी कैंडिडेट थे, कांग्रेस के भी, और ऐसे में आपको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था। बिल्कुल सर, मैं मुदस्सिर साहब यही फील कर रहा हूँ कि शुक्र है अल्लाह पाक का जिसने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है। और फिर मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे विसु कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, काजीगुंड ब्लॉक के लोग हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट दे के मुझे कामयाब किया और अपना जो कीमती वोट था मुझे दे के मुझे कामयाब करके मुझे अपना खिदमत गुजार बनाने का एक मौका दे दिया। कितना टफ आप ये कंटेस्ट समझते थे, क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया कांग्रेस भी आपके मद्दे मुकाबिल थे, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा आपके मद्दे मुकाबिल था। सर ये तो आपको खबर ही है कि जैसे अभी पीएजीडी का कैंडिडेट था, मैं आपको एक मिसाल दूं, एक साइड से 9 भाई थे और एक साइड से एक भाई था। आप समझो 9 जीते 9 हारे और एक जीता। ये शुक्र है अल्लाह का कि उसने जिसने मुझे ये जितवाया और शुक्रिया मैं उन लोगों का करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना वोट दे दिया। तो क्या लाहेमल रहेगा आपका कि आगे जिस तरह से लोगों के मुश्किलात हैं, तैमीर और तरक्की का फुकदान है,
तो किस तरह से, क्योंकि अगर देखा जाए तो उतना वास्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में आपका नहीं है, तो आप किस तरह से लाहेअमल अपनाएंगे और इन मुश्किलात इजाला करेंगे? इंशाल्लाह मुदस्सिर साहब 5 साल के बाद आप खुद ही दोबारा आओगे, कहोगे कि बिलाल साहब आपने ना कैंपेनिंग की, ना आप लोगों के दरवाजों पे गए वोट मांगने के लिए, और तभी आपको पता चलेगा कि लोगों की खिदमत में किस तरीके से करूं और कैसे मैं लोगों को शाना बशाना साथ रहूं। शुक्रिया बिलाल साहब। तो ये थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विसु से, जो कि अभी अभी फातेह साबित हुए हैं विसु ब्लॉक से, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि महज तहमीर तरक्की और डेवलपमेंट की खातिर ये आगे काम करेंगे, और लोगों ने जिस तरह से इन पर जो उम्मीद जताई है उस उम्मीद पर ये खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग ब्लॉक में अभी भी जो वोटिंग का प्रोसेस है वो जारी है, क्योंकि कुछ नशस्तों का रिजल्ट आना अभी बाकी है और कड़ाके की सर्दी है, लेकिन जो काउंटिंग अमला है या फिर काउंटिंग एजेंट्स है या फिर जो मीडिया नुमाइंदे हैं वो भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार इन नताइज पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। और आगे देखते हैं कि जिस तरह से PAGD ने सबकत हासिल कर लिया है, एक अच्छी कारकर्दगी के साथ PAGD उम्मीदवार फातेह साबित हुए हैं, और आगे क्या ये रिदम मेंटेन रहेगी आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए खानाबाद डिग्री कॉलेज से मुदस्सिर कादरी। और वहीं DDC इंतखाबात के साथ साथ पुलवामा में म्यूनसिपल काउंसिल की खाली 12 वार्डों की भी आज वोटिंग की गिनती हुई। पुलवामा के 12 वार्डों के लिए EVM के जरिए वोट डाले गए थे। आज वुमेंस कॉलेज पुलवामा में हुई वोटिंग की गिनती में 12 वार्डों में से 6 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की है, बाकी 6 पर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ अपनी पार्टी ने भी जीत हासिल की। NC का मानना है कि इस बार म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा में NC का सदर होगा। पुलवामा में 18 बरस के बाद म्यूनसिपल काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। म्यूनसिपलिटी में जो हमारी म्यूनसिपलिटी पुलवामा की, वहाँ भी हमने जीत हासिल की है, और इंशाल्लाह जो चेयरमैन म्यूनसिपलिटी का यहाँ होगा वो हमारा होगा, और जो चेयरमैन यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो यहाँ कौंसिल बना है उसका जो चेयरमैन है वो भी हमारा होगा। इंशाल्लाह ये हमारी अलायंस की यहाँ जीत है, अलायंस ने यहाँ वोट हासिल किए हैं। और इस वक्त हमारे साथ समीर भट्ट जुड़ चुके हैं जम्मू से। समीर, लगातार हम सुबह से आपसे बातचीत कर रहे हैं, अब जो फिगर आ रहा है उस पर आप की राय क्या होगी? क्योंकि बड़ी पार्टी के तौर पर अगर हम अलहदा देखें तो NC जो है BJP से आगे है। देखिए, बिल्कुल जिलानी, BJP बड़ी पार्टी के तौर पर है, लेकिन अलायंस के तौर पर गुप्कार जो अलायंस है उनकी पार्टीज हैं, कुल मिला के वो बड़ी पार्टी बन के उभरी है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो BJP जाहिर तौर पर बड़ी पार्टी बन के उभरी है जम्मू कश्मीर में DDC पोल्स में, और जिस तरह से पार्टी ने कश्मीर वैली में भी 3 से 4 सीटें जीती हैं, वो एक बड़ा, उसके लिए एक बहुत ही फायदे की बात होगी। आगे चलकर ये पार्टी जो है उसका फायदा उठाएगी, क्योंकि एक कैडर है BJP का कश्मीर वैली में जो बहुत ज्यादा एक्टिव है कई टाइम से, लेकिन उनको इतनी जीत मिलती नहीं थी। लेकिन आज DDC इलेक्शन में उनको वहां सीटें मिली हैं। जम्मू की बात करूं तो यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा पार्टी ने किया, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं किया। जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ अच्छा किया पार्टी ने, वो है जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ और रियासी। लेकिन अच्छा नहीं किया राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन। तो पार्टी ने तो जहां अच्छा नहीं किया है उसकी वजह आपको क्या लगती है? यहां पर हुआ नहीं है, पहुंच नहीं पाई है आवाम तक। देखिए, पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि BJP की जो लीडरशिप है यहाँ पे लगातार वो दावे कर रही है कि आज उन्होंने कमाल कर दिया है, बहुत अच्छा चीजें कर दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना भी पड़ेगा जिलानी उनको। हालांकि मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ स्वीप कर दिया, 11 सीटें जीत रहे हैं, पार्टी जीत रही है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है, 2 इंडिपेंडेंस भी आगे हैं 2 जगहों पे। लेकिन कुल मिला के पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी जगह कमी रही है, या जो कम्युनिटीज उनके साथ अभी तक नहीं चल पाती है, क्या वो उनको साथ लेने में कामयाब हो गई, या जो इश्यूज उन्होंने उठाए थे क्या लोगों ने पूरा उसको साथ दिया है। लेकिन पार्टी, मैंने कहा, पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ है। जो 370 हटने के बाद जो रिफ्यूजीज हैं, जो कम्युनिटीज, वाल्मीकि समाज है या बाकी जो कम्युनिटीज हैं, उनका सपोर्ट उसको मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे पार्टी को नाकामी मिली है।
तो उसमें उसको देखना पड़ेगा और आगे चल के पार्टी अगर को असेंबली में अगर पार्टी को असेंबली इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है तो जी। कुल मिला के उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आगे जो लोग उनके साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल। जिलानी कुल मिला के बहुत चैलेंज है पार्टी के लिए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं सुबह से कह रहा हूँ वो कांग्रेस के लिए है। जी, कांग्रेस बिल्कुल। कुछ नहीं खा पा रही है तो उसको ज्यादा सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मनोज कौल भी जुड़ चुके हैं और काफी सुबह से नजर रखे हुए हैं इन पूरे नतायज पर। मनोज कौल, जिस तरह से समीर कह रहे हैं कि बीजेपी को कश्मीर में एंट्री मिलती है, कांग्रेस कई सालों से वहां पर है, कांग्रेस कहीं एक तरह से सुकड़ रही है, कश्मीर में भी इस तरह का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। पहले तो ये बता दीजिए कि इस रिजल्ट पर आपका रिएक्शन क्या है, जिस तरह से अभी तक जो नतीजे हमारे सामने हैं। देखें जिलानी, अगर नताइज की बात करें तो हमारे सामने कुछ जो पिक्चर आ रही है, जो पीएजीडी जो है, पीएजीडी ने एक अच्छा परफॉर्म किया है कश्मीर वैली के अंदर जी। और साथ ही अगर जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में चिनाब वैली हो या राजौरी पूंछ का इलाका हो, वहां भी थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। जी। दूसरी बात, जहां तक हम ये कहें कि कश्मीर वैली में जब हम बोलते हैं कि पीएजीडी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वहीं एक बहुत बड़ी बात जो सोचने वाली है उन पार्टीज के लिए जो सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाएंगे जिसको पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नाम दिया गया। जी जी। तो सारी पार्टियां मिलके अगर बीजेपी का मुकाबला करती हैं और बीजेपी कश्मीर के अंदर 3 सीटों पर काबिज हो जाती है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की एक अच्छी शुरुआत है जी। क्योंकि बीजेपी पहले कश्मीर वैली के अंदर इस तरह के चुनाव में कभी, हालांकि ये चुनाव पहली बार हुए हैं डीडीसी के, जी। इससे पहले हमने देखा कि जहां कहीं पर पंचायत चुनाव हुए या जो यूएलबी के चुनाव हुए वहां बीजेपी के उम्मीदवार उन जगहों पर कामयाब हो गए जहां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। लेकिन आज जब बीजेपी एक चुनाव में खड़ी होती है जहां पर लोग आते हैं, वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद अगर बीजेपी 3 ही सीटें कश्मीर वैली के अंदर निकालने में कामयाब हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। बिल्कुल मनोज कौल, इसके असरात आगे आगे कितनी दूर तक पड़ेंगे, क्योंकि अब जमीन तो मिल चुकी है सियासी तौर पर। बिल्कुल जिलानी, मैं वही बात कहने वाला हूं आपसे कि अब ये बहुत ही जो देखने वाली बात है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जहां एक जमाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा होता था जी, उसके बाद पीडीपी ने वहां पर अपने पांव जमाए जी, कुछ जगहों पर असेंबली इलेक्शंस के दौरान। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ है, कांग्रेस भी उनके साथ है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस उनके साथ है, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी श्रीनगर शहर के अंदर एक सीट निकालती है, एक दूसरा उस एरिया के अंदर जो कि मिलिटेंसी से काफी मुतासिर रहा है जी। काकपोरा का जब आप नाम लेते थे तो काकपोरा का मतलब ये होता था कि यहाँ या तो पथराव हो रहा है जी, या फिर यहाँ कोई मिलिटेंट हमला होता है जी। लेकिन काकपोरा के अंदर जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट अपनी सीट निकालता है जी, उसका मतलब ये है कि बीजेपी ने अपने पांव जमाना शुरू कर दिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, हमने देखा कि नेशनल लेवल पर भी अगर आप जिलानी देखेंगे तो उसमें बीजेपी हमेशा से ही ये कोशिश करती आई है कि कोई भी रियासत हो, कोई भी मरकजी इंतजाम वाला इलाका हो जी, अगर वो एक आध सीट लेने में कामयाब हो जाती है तो उसका मतलब है कि वहाँ जो रिवायती जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनके लिए वो मुश्किलात पैदा करती है। बिल्कुल। तो ये एक हम ये कहेंगे अलार्म बेल है जो रिवायती सियासी पार्टियां हैं, खासतौर पे कश्मीर के अंदर जहां बीजेपी ने आज कश्मीर डिवीजन में 3 सीटें अगर वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं डीडीसी के चुनाव में, उसका मतलब ये है कि जो रिवायती सियासी पार्टियां हैं उन्हें अब ये सोचना पड़ेगा कि
अब उनकी मोनोपोली नहीं है। बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद असेंबली के इंतखाबात हो जाते हैं तो बीजेपी उसमें कोई बड़ा करिश्मा करके दिखाएगी, लेकिन ये इशारा जरूर है कि जो रिवायती सियासी पार्टियां हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी भी अब एक दावेदार है कश्मीर वादी के अंदर, जिसको रोकना उनके लिए शायद उतना आसान नहीं होगा जितना उसको समझ। बिल्कुल बिल्कुल। हर रियासत में उसकी सियासत रियासती तौर पर अलग अलग होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर थोड़ा मुख्तलिफ है दीगर रियासतों के मुकाबले में, और यहाँ पर बीजेपी जीतती है। और जीत हासिल करने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की अब बनती है। जम्मू तो गढ़ है, वहाँ ज़्यादातर उनको सपोर्ट मिल ही जाएगा, लेकिन कश्मीर में अपनी मौजूदगी का एहसास कराना सियासी पार्टियों को और वहाँ की आवाम को, और आवाम ने जब एतमाद दिखाया है 3 सीटों पे ही, भले ही हमें ये नहीं भूलना है कि एक ज़माना था जब पार्लियामेंट की सिर्फ 2 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन 2 से आज वो कहाँ पहुंचे, ये तस्वीर भी सामने है। तो ऐसे में कितनी भारी जिम्मेदारी अब बीजेपी की है कि वो जिस तरह का एतमाद कश्मीर ने दिखाया, कश्मीर की आवाम ने दिखाया 3 सीटों के लिए, अब काम करके दिखाए। जी बिल्कुल जिलानी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पहले कहा था, जिक्र किया था कि बीजेपी का हमेशा से ये रहा है कि वो कहीं जी वाले इलाके में या किसी भी रियासत में एकदम से उभर के सामने नहीं आती, वो ग्राउंड लेवल से कोशिश करती है, अंदर घुस के उसके बाद वो अपने पर फैलाती है। वैसा ही आज देखने को मिला है कि जो अभी रिजल्ट जो कश्मीर डिवीजन के लगभग खत्म हो चुके हैं, जिसमें 3 सीटें बीजेपी ने ली हैं, तो बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जो 3 डीडीसी सीटें उनके पास आई हैं, उन इलाकों में जहाँ के ये नुमाइंदे हैं, उन इलाकों में कुछ इस तरह के करिश्मे किए जाएं, कुछ इस तरह जाए ताकि आने वाले दिनों में लोग ये कहें कि भाई हमने अगर बीजेपी को उन्होंने वोट दिया था, इस इलाके के लोगों ने, वहां तरक्की मुमकिन हो पाई। तो डेफिनेटली ये एक हम ये कह सकते हैं एक सैंपल होगा बीजेपी के पास, जहां वो ये बताने की कोशिश करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर उन्हें जीत हासिल होती है तो वो उस इलाके की या उस एरिया की उसकी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली जो रिवायती सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, तो उन्हें इस का जो है हम ये कह सकते हैं कि इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, और उनके लिए काफी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह के हम ये नहीं कह सकते कि एक मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन उन्हें इस बात पे गौर फिक्र करना पड़ेगा कि आखिर जो पार्टी आज 3 सीटें डीडीसी की लेने में कामयाब हो गई है, कहीं वो कल उनके लिए और मुश्किलात पैदा ना करें। बिल्कुल, जितने ये तो सी चीज़ है, बीजेपी अब आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अब चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो या कांग्रेस, इनकी सरकारें रही हैं, ये माहिर सियासी खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर में। अब बीजेपी को रोकने के लिए अब अपनी जो पुरानी सेंटिमेंट वाली सियासत है उसको कहीं ना कहीं अब रोकना पड़ेगा, और इनको भी अब मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी को अगर रोकना है। अब बातों से तो कुछ होने वाला है नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा जलानी कि अब उनको करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर 3 सीटें बीजेपी को मिली हैं डीडीसी इंतखाबात में, उसका मतलब ये है कि डीडीसी इंतखाबात के चलते बीजेपी ने अपने पांव जमीन पर जमा दिए हैं कश्मीर के अंदर, और वो पांव जमाने के बाद वो ये कोशिश करेगी कि उसकी जड़ें मजबूत हों, और जड़ें मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो डेवलपमेंट करें, वो तरक्की करें, वो लोगों को ये बताएं कि अगर हम 3 लोग कश्मीर वैली के अंदर, हमारे 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 3 नुमाइंदे हैं, उन्होंने देखे कि कितना अच्छा काम करके दिखाया। अगर वो अच्छा काम करके दिखाते हैं, उसका मतलब है कि वो कोशिश करेंगे कि बाकी जो एरियाज हैं वहां पर वो अपने पांव जमाएं। तो इसके चलते जो रिवायती सियासी पार्टियां हैं, जो कहीं ना कहीं जो इमोशनल तरीके से सियासत करती थी, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी एंट्री कश्मीर वैली के अंदर की है, कश्मीर डिवीजन के अंदर की है, उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाहिद एक रास्ता है कि जो उनके नुमाइंदे आए हैं
वो डेवलपमेंट करें, वो लोगों के की फलाह के लिए काम करें, वो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए काम करें, ना कि वो जो सियासी जो पैंतरेबाजी उनकी रही है उससे काम लें। बिल्कुल। मनोज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज़ाद उम्मीदवारों ने भी बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की, 44 सीटें अब तक आई हैं, 10 सीटों पर भी अभी भी वो लीड कर रहे हैं। तो एक तरह से पुरानी पार्टियों को भी रद्द किया गया और बीजेपी भले ही आई हो, लेकिन जिस तरह से पूरे मुल्क में बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी की इस बार जो मुहिम रही है, कहीं ना कहीं लोगों ने तमाम सियासी पार्टियों को एक तरह से रोके रखा। 44 सीटें जीतना अदर्स का, आज़ाद उम्मीदवारों का, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। ये बहुत ही हम ये कहेंगे कि एक सियासत जो कश्मीर वैली के अंदर है या जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक नया रुख ले रही है जी। एक नया रुख इसलिए कि जो ऐसी सियासी पार्टियां हैं, हमने देखा पीडीसी के चुनाव अगर आप देखेंगे जी, चुनाव में नॉर्मली ये बताया गया था कि जहां जो पीएजीडी था उनका एक एजेंडा था कि भाई 370 को वापस लाना है, 35A को वापस लाना है, इसलिए हम इकट्ठे हो गए और हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना था कि 370 नहीं जाएगा, 370 के होते यहाँ विकास नहीं हुआ, यहाँ तरक्की नहीं हुई है जी। लेकिन वो जो आजाद उम्मीदवार हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जी, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आज मुझे बताया है कि हम जो रिवायती सियासत हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई सेल्फ रूल या कोई ऑटोनॉमी, कोई दफा 370 वापस लाने, कोई दफा 370 हटाने के बारे में बात करेगा तो लोगों को उससे उतना सरोकार नहीं है। हालांकि इमोशंस होंगी, एक हम ये कह सकते हैं कि उसका एक असर है जो सियासत हो रही है, लेकिन आप ये अगर आप एक आज़ाद उम्मीदवार को आगे बढ़ाते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी तादाद अगर कामयाब हो के सामने आती है तो उसका साफ मतलब है कि लोग तरक्की चाहते हैं, लोग वो उस उम्मीदवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो जिस पे उन्हें भरोसा है कि कल होके ये हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करने में रोल अदा करेगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी के प्रॉक्सी कैंडिडेट जी, लेकिन आम लोगों के सामने आज़ाद उम्मीदवार एक आज़ाद उम्मीदवार है, वो इसका प्रॉक्सी कैंडिडेट है, उसका इसका सपोर्ट है जी। वो नहीं जानते। वो ये देखते हैं कि ये जो फर्द है, ये जो शख्स है जो यहाँ हमें वोट मांगने आया है, हम उसको इस बिना पे वोट देंगे कि वो कल होके हमारे काम करेगा। और लोगों का मतलब जब हम बोलते हैं हमारे काम करेगा तो उसका मतलब साफ है कि वो तरक्की आगे बढ़ाएगा, तरक्की या फिर मनोज, एक चीज ये भी है कि 44 सीटें जहां से जीती गई हैं आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर, ये इलाके या तो बहुत ज्यादा पिछड़े और पुरानी जो पार्टियां हैं उनसे कहीं ना कहीं बेहद बेजारगी का इजहार किया। जैसा होता है ना अक्सर, अगर ये ईवीएम पे होता तो नोटा का बटन मिल जाता, ठीक है ना, इसमें भी खैर नोटा का होगा, लेकिन लोगों ने क्या किया, चलिए अब तक इतनी पार्टियों को दे दिया है, क्यों नहीं आज़ाद उम्मीदवार और अपने इलाके का बंदा है, इससे काम ले लिया जाए। देखिए, जहां तक आप ये कहते हैं कि लोगों ने ये सोचा होगा शायद कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है जी, या उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत पिछड़े इलाके हैं। अगर आप शहरी इलाकों की बात करें, शहरी इलाकों में भी हमने देखा जहां पर अगर आप गांव देहात की बात करेंगे और उसका मुवाजना जब आप देहात के साथ करेंगे तो डेफिनेटली तरक्की जो है वो कम होती है जी। तो मैं ये नहीं समझता कि शहरी इलाकों के लोगों ने वोट रिवायती पार्टियों को दिया है, इंडिपेंडेंट्स को नहीं दिया है। हाँ, एक बात जरूर है जो आपने कहा कि लोग अब काफी होशियार हो चुके हैं, लोगों को अब समझ आ गई है कि अगर कोई महज नारों की बुनियाद पे, महज इमोशंस की बुनियाद पे लोगों से वोट मांगेंगे तो वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। हालांकि अभी भी हमने देखा कि जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप जम्मू डिवीजन में देखेंगे तो बीजेपी का पलटा भारी है, अगर आप कश्मीर वैली की बात करेंगे तो पीएजीडी का पलटा भारी है। उसका मतलब है कि अभी भी एक बड़ी मेजॉरिटी है लोगों की जो सियासी मुद्दों की बुनियाद पे, सियासी मुद्दों की बिना पे वोट दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो है जो इन सियासी मुद्दों से बालातर होके
असलियत को समझता है, हकीकत को समझता है। वो उन्हें मालूम है कि जो डीडीसी के चुनाव हैं, उन चुनावों में जो सबसे बड़ा जो अगर हम देखें जो मैंडेट लोगों के पास है, जो नुमाइंदे वहाँ चले जाएंगे या जिन जो डीडीसी बन जाएंगे, उनका मैंडेट जो है वो मैंडेट सिर्फ इतना है कि वो तरक्की यकीनी बनाए। तो एक बहुत बड़ा तबका अब कश्मीर में ऐसा है जो ये कहता है कि अब तरक्की वही आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि चुनाव किस तरह के हैं। क्या ये कौमी सतह पे चुनाव हो रहे हैं तो अब आप उस तरह की जो सियासत है या उस तरह के जो सियासतदान हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। अगर पंचायत चुनाव है तो फिर आपको किस तरह का उम्मीदवार चाहिए, अगर डीडीसी के चुनाव है तो किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। यानी एक बहुत बड़ा तबका कश्मीर वैली के अंदर ये समझ चुका है कि सिर्फ सियासी नारों पर आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप आगे अगर बढ़ेंगे, अगर आप सियासी नारों की बुनियाद पर ही वोट देंगे तो शायद वो आम लोगों की जो है फलाह बहबूद के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल मनोज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से डीडीसी इंतखाबात हुए हैं, अब आगे एक तरह से ये कि सियासी राह हमवार हो गई है, यहाँ से कि बाकायदा अमली तौर पर एक सियासी अमल देखने को मिलेगा। तो हम क्या उम्मीद करें कि इस इलेक्शन के बाद यहाँ पर गवर्नर रोल के बजाय एक अवामी सरकार बनेगी, तो कितना वक्त ले सकती है सरकार? देखें, ये कहना अभी काबिल वक्त होगा कि आगे जो चुनाव हैं वो कब होंगे, असेंबली के चुनाव कब होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसका तज्जिया तो किया जाएगा कि अब डीडीसी इंतखाबात में जिस तरह से मैंडेट मिला है हर पार्टी को, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना तो जायजा लेगी ही, लेकिन एक क्या कहेंगे, एक सियासी जो है अमल शुरू हो चुका है एक तरह से। जी, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था कि एक सियासी अमल शुरू हो चुका है। हमने देखा कि जब गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के बाद जिस तरह के हालात हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि जो सियासी लीडरान हैं वो अब कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो सियासत जो है या सियासी सरगर्मियां जो हैं वो ठप होके रह गई हैं। लेकिन आज किसी न किसी बहाने एक जरूर एक इशारा मिलता है, और ये हकीकत भी है कि जिस तरह से लोगों ने खुलकर इन इंतखाबात में हिस्सा लिया, खासतौर पर कश्मीर वादी के अंदर, उसका साफ ये मतलब है कि लोग सियासी सरगर्मियां चाहते हैं, लोग डेमोक्रेटिक सरकार को कायम करने के हक में हैं। अब ये देखना होगा कि कब उस तरह के चुनाव होंगे, असेंबली चुनाव यहाँ कब होंगे, ताकि लोग जो हैं यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार को चुने और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है वो खत्म हो जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा भी है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो सियासी पार्टियां हैं और खासतौर पे जो मरकज की जो उनका जो मरकज का जो नुक्ता नज़र होगा वो शायद देखेंगे। जिलानी ये देखना ज़रूरी होता कि जो भी पार्टी मरकज में अभी है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक सियासी फैसला होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कब असेंबली के चुनाव होंगे। लेकिन हमारी नज़र में और जो सियासी तज्जिया निगार हैं तो ये माना जा रहा है कि अभी बहुत जल्द या अनकरीब हम ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यहाँ चुनाव होंगे। उसमें शायद जो तज्जिया निगारों का कहना है, माहिरीन का कहना है, वो कहते हैं कि कम से कम 1 आध साल अभी और लगेगा जब यहाँ जो असेंबली के चुनाव होंगे, क्योंकि पहले ही ये कहा गया है कि जो डिलिमिटेशन है, जब तक डिलिमिटेशन कंप्लीट नहीं होगी तो उससे पहले असेंबली के चुनाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर शुरू हो चुका है। आप या हम यूँ कहें कि जो उसमें जो एंथुसियाज्म है, जो लोगों में क्या एक जोश है या बलबला है, वो एक शुरू हो गया है, जो एक खुशाइन बात है। बिल्कुल मनोज, इलेक्शन तो हुआ है, इसमें इलेक्शन कमीशन की भी कामयाबी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस अंदाज से काम किया है पूरे इलेक्शन में, एक तरह से इस पूरी कामयाबी का सहरा इन दोनों को भी जाता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही पूरे दमखम के साथ
या ये कहें कि एक ऐसे इलाकों में इलेक्शन कराया गया है बगैर किसी नुकसान के? जी बिल्कुल जिलानी, एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम ये कहें कि कोई भी पार्टी अगर कोई जीतती है या कोई हार जाती है, इसमें पीएजीडी जीता, बीजेपी जीत गई, अपनी पार्टी जीती या कौन जीता कौन हारा, वो शायद उनको उसमें मुहासबा करना पड़ेगा कि अगर कोई जीता है तो किस वजह से जीता, कोई हारा है तो उसके लिए क्या वजूहात रही है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी अगर होगी तो वो इलेक्शन कमीशन को होगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये इंतखाबात जो हैं पुरअमन तौर पर मुनक़द किए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक राहत की बात है कि उन्होंने जितने भी एफर्ट्स लगाए, उन्होंने जितनी भी कोशिशें की वो बराबर साबित हो गई। और ये जो पूरा प्रोसेस था इलेक्शनरिंग का वो बिल्कुल एक हम ये कहेंगे कि पुरअमन तौर पे इख्तिताम पजीर हुआ। तो इलेक्शन कमीशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उनके लिए जरूर राहत की बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल, बहुत तफसील से आपने रोशनी डाली पूरे इंतखाबात पर, जिस तरह से प्रोसेस ये रहा है। तो ये थे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल। हमारे साथ समीर भट्ट भी हैं, हमारे नुमाइंदे जम्मू से काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि जम्मू में हालांकि बीजेपी की अपनी पकड़ है, पीडीपी एनसी कहीं ना कहीं पिछड़ गई है जम्मू में, इसके असबाब और अवामिल क्या लगते हैं? क्या अब वो सियासी हथकंडे एक तरह से जम्मू ने रद्द कर दिए हैं पीडीपी और एनसी के? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर मैं सबसे पहले पीडीपी की बात करूं, पीडीपी के लिए बहुत ही एक सेटबैक ये रहा कि सबसे पहले जब 370 यहाँ से हट गया, उसके फौरन बाद यहाँ पे महबूबा मुफ्ती कश्मीर वैली में उनको नजरबंद कर दिया। महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सबसे बड़ा चेहरा है और पार्टी के लिए सबसे मुसीबत का कारण ये था कि पार्टी का कोई यहाँ बड़ा चेहरा नहीं है जम्मू में। सारी डिपेंडेंसी पार्टी की सिर्फ महबूबा मुफ्ती पर थी, क्योंकि वो नजरबंद थी, इसलिए वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं हो पाया पीडीपी का। तो जिसकी वजह से जो जम्मू यूनिट है पीडीपी का वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, पार्टी के कई लीडर निकल गए। उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक बयान दिया तिरंगे के मुतलिक, जो कंट्रोवर्शियल बयान दिया, उस पर जबरदस्त पीडीपी में घमासान मच गया और इसके कई लीडर, तकरीबन 25 लीडर, जो बड़े टॉप लीडर जिसमें त्रिलोक सिंह बाजवा, वैद महाजन और बाकी लीडर भी है, लीडरान भी शामिल है, वो चले गए। तो पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं आज जो नतीजे आए हैं जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो पीडीपी कुछ खास नहीं कर पाई है। जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, जहाँ जहाँ उसने कैंडिडेट भी उठाए थे और उसको लग रहा था कि यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत जगहों पे पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा या पार्टी को तीसरे और चौथे नंबर पे जाना पड़ा। ये एक बहुत पार्टी के लिए बहुत सीरियस कंसर्न है। पार्टी ने जम्मू डिवीजन में हमेशा हमने देखा, अगर हम पुरानी सियासत भी देखें तो जम्मू डिवीजन में पीडीपी कभी ज्यादा रही नहीं है, ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद की कोशिशों की वजह से, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनकी कोशिशों के बाद पार्टी डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी, पुंछ में कुछ सीटें लेने में कामयाब हुई थी असेंबली इलेक्शंस के दौरान। लेकिन आज देखते हैं तो चीजें उल्टी हो रही हैं। तो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक थोड़ी सी राहत जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है कि एक सीट वो जीत पाई है। हालांकि नगरोटा सीट वो हार गई है, जो कि पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। देवेंद्र सिंह राणा वहां से चुनाव जीतते आए हैं, उनका गढ़ है वहां पे, लेकिन वो चुनाव वहां पे एक सीट पे चुनाव हार गया, दूसरी सीट पे चुनाव जीते हैं। बाकी जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तगड़ा एक बहुत सख्त मुकाबला दिया है नेशनल बीजेपी को, खासकर सांबा एरिया में बहुत अच्छा मुकाबला उन्होंने किया है। पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ में पार्टी ने अच्छा किया है, डोडा में भी अच्छा किया है और अमन में भी अच्छा किया है। तो कुल मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए विन विन सिचुएशन ही रही है। उसने इतना बुरा नहीं किया, क्योंकि अगर जहाँ पे वो हारी भी है, कांग्रेस कहाँ है समीर? कांग्रेस कहाँ है इस पूरे इलेक्शन में? जम्मू में का बुरा हाल है, जिलानी कांग्रेस का बुरा हाल है। कांग्रेस ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग रहती थी जम्मू में। आप देख सकते हैं 2008 तक यहाँ पे कांग्रेस
के एमपी रहे हैं, मदन लाल शर्मा रहे हैं, उधमपुर से गुलाम नबी आजाद रहते थे। यहाँ पे कांग्रेस ने कई बार गवर्नमेंट भी बनाई है, यहाँ सियासी तौर पर सिर्फ कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 2008 के बाद तस्वीर बदल गई जब यहाँ पे अमरनाथ रो हुआ। लेकिन उसके बाद पार्टी ने सीखा नहीं, पार्टी ने कोई सीख नहीं ली। आप देख सकते हैं कि इन इलेक्शंस में पार्टी का कोई भी नेशनल लीडर यहाँ नहीं आया। गुलाम नबी आजाद यहाँ उनका होम टाउन था, वो नहीं आए। कोई भी पार्टी का आप देख सकते हैं यहाँ कश्मीर वैली में जीए मीर जो कि पार्टी प्रेसिडेंट है, उनके बेटे साहबजादे चुनाव हार रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर जम्मू में, क्योंकि जम्मू में कांग्रेस ने बहुत उनके जो लीडरान थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि कई जगहों पे कि हम एक अच्छी फाइट दे, लेकिन फाइट तो दी दूसरे लेकिन नंबर समीर, पर एक चीज ये है कि रहे। कांग्रेस के इतने कद्दावर नेता हैं, गुलाम नबी आजाद तो वजीर आला रह चुके हैं, बावजूद इसके, हालांकि देखिए बीजेपी, हालांकि ये छोटा इलेक्शन है एक तरह से देखा जाए, मकामी सतह का इलेक्शन है, लेकिन वो मरकज से अपने तमाम बड़े लीडरों को जहां जहां वो मुनासिब समझती है उन्होंने लगाया है, लेकिन कांग्रेस के बड़े चेहरे इस इलेक्शन में नजर नहीं आते। इसकी वजह क्या लगती है? क्या उनको ये लग चुका है कि अब हम कमजोर हैं, कुछ इंतजार कर लेते हैं? क्या कुछ देखा गया? देखिए जिलानी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने इसको एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस इशू बनाया था इन इलेक्शंस को। पार्टी ने 370 को हटा दिया, 35A को हटा दिया, और उसके बाद लगातार पार्टी को तनकीद निशाना बनाया जा रहा था, न सिर्फ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन था कश्मीर वैली में, और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी कई जो ममालिक थे वो उसको तनकीद का निशाना बना रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आपने 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, आपने ये किया वो किया। तो बीजेपी ये दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम यहाँ पे चुनाव भी करवाएंगे, डीडीसी के पोल करवाएंगे और उसमें अच्छी कारकर्दगी का भी मुजाहरा करेंगे। तो पार्टी ने इसको एक बड़ा एक रेफरेंडम के तौर पर 370 को एक रेफरेंडम के तौर पर लिया कि ये एक रेफरेंडम है, 370 हटाने का जो उसका डिसीजन है वो सही है, तो वो ये साबित करवाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने जोर लगाया। आप देखिए, अगर हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ जाते हैं, म्युनिसिपल पोल उसके लिए जाते हैं, तो उसी बिना पे यहाँ पे भी पार्टी ने पूरा जोर शोर लगाया। स्मृति ईरानी हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो या अनुराग ठाकुर हो, कोई भी जितने भी टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने कैंपेन किया। लेकिन आप कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का कोई नहीं आया, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं आया, नेशनल लीडर नहीं आया। पार्टी के जो कांग्रेस के यहाँ स्टेट जो JKUT के लीडरान हैं वो भी इतना कैंपेन नहीं कर पाए, उन्होंने कैंपेन नहीं किया। क्या उनका इंटरेस्ट नहीं? कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना फल मिला है सीधे तौर पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इन्होंने कोशिश की, बीजेपी ने कोशिश की, मेहनत की, उनके वर्कर्स ने मेहनत की, उनके जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के, स्टूडेंट यूनियन में ABVP है, उनके मोर्चे हैं, किसान मोर्चा है। मैं आपको बता दूं जम्मू में बहुत जगहों पे किसान मोर्चा के वर्कर्स ने काम किया, उनके किसान मोर्चा के हैं। बिल्कुल, कर मेहनत तो खाने मत वाली बात यहाँ पर है। मेहनत का फल इन्हें मिला है और अपने इस फल को वो आगे भी बचाए रखेंगे, बल्कि एक तरह से इसकी बागबानी अब और बढ़िया तरीके से होगी। कश्मीर के हवाले से मैं बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी बातचीत के लिए, तफसील से रोशनी डालने के लिए। तो नाजरीन, अब तक की जो तस्वीर है DDC इंतखाबात की, PAGD को कुल 112 सीटों पर सबकत हासिल है, वहीं बीजेपी 74 सीटों पर आगे है, कांग्रेस को 27 सीटों पर बढ़त हासिल है, वहीं JKAP को 13 सीटों पर सबकत हासिल है, और दीगर की अगर हम बात करें तो 52 सीटों पर आगे हैं दीगर। तो ये तस्वीर है अब तक की, साफ तौर पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि PAGD को कुल 112 सीटों पर सबकत हासिल है, वहीं बीजेपी 74 सीटों पर आगे है। अकेली पार्टी है बीजेपी, हालांकि गुपकार अलायंस के तहत NCP, PD और दीगर पार्टियों ने मिलकर ये इंतखाबात चला है, तब जाकर गुपकार अलायंस को 112 सीटों पर सबकत हासिल हुई है। तो वहीं बीजेपी को 74 सीटों पर सबकत है, तो कांग्रेस को 27 सीटों पर बढ़त हासिल है, वहीं JKAP को 13 सीटों पर सबकत हासिल है, और दीगर की बात करें तो 52 सीटों पर दीगर आगे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत, आदाब।